मेरा नाम महमूद है। मेरी उम्र 40 साल थी। जिंदगी के 20 साल तक मैं बिल्कुल ही बेवकूफ सा लड़का था जिसने जिंदगी में कुछ नहीं देखा था। और मेरे पास मेरे माँ बाप की दौलत थी जो कि बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा कि मैं सारी जिंदगी कुछ भी ना करता तो फिर भी आराम से बैठकर खा सकता था। लेकिन फिर मेरे पापा इस दुनिया से चले गए और मुझे पता चला कि सारी कंपनी तो कर्जे पर चल रही थी और सब कुछ डूबने वाला है। मैंने बहुत मेहनत की और फिर से उस कंपनी को उसके कदमों पर खड़ा किया और 10 साल तक मेहनत करने के बाद मैंने कंपनी को बचा लिया, बैंक का सारा कर्जा उतार दिया। अब मैं फिर से एक अमीर इंसान था जिसके पास दुनिया की हर चीज थी। लेकिन मेरी उम्र हाथों से निकल चुकी थी। इस बीच मैंने जिंदगी में काफी सारी लड़कियों को देखा था जो मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैं किसी से भी शादी नहीं कर पाया। बस वही 2-4 दिन की दोस्ती और फिर कुछ महीनों की बातचीत के बाद उनका शादी से इनकार कि नहीं, आप तो बहुत बड़े हैं, हम तो आपको अंकल समझते हैं। मैं बहुत सी लड़कियों से शादी करना चाहता था लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं करती थी। एक लड़की आई मेरी जिंदगी में, लेकिन उसके साथ मेरा साथ बहुत ही कम था और उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और अब शायद मेरी पसंद भी बदल गई थी। कम उम्र लड़की से बेटी वाला एहसास होता था। फिर एक दिन मैं एक सुपरमार्केट में गया जहाँ पर मैं परफ्यूम खरीद रहा था। वहाँ पर एक लड़की मुझे बार बार कहने लगी कि आप इस कंपनी का परफ्यूम खरीद लें। मैंने कहा कि मुझे परफ्यूम नहीं खरीदना, आप मुझे तंग क्यों कर रही हैं? क्योंकि उसने मुझे 3 से 4 दफा कहा था। वो तो परफ्यूम की बोतल हाथ में लिए मेरे पीछे ही पड़ गई थी, यहाँ तक कि मेरे पीछे पीछे आने लगी थी। मैं ऐसे लोगों की इज्जत करता था। ये बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ही खड़े होते थे। लेकिन पता नहीं क्यों मैं तंग आ गया और मैंने कह ही डाला कि क्यों मुझे तंग कर रही हो। वो कहने लगी कि अगर मैंने एक बोतल परफ्यूम बेच दी तो मुझे 100 रुपए का बोनस मिलेगा और मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने कहा कि अपनी जरूरत के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। वो वहां से चुप करके चली गई, लेकिन बाद में मुझे बुरा लगा। मुझे उसे कुछ नहीं कहना चाहिए था। मैंने उसके परफ्यूम की 10 बोतलें और उस ब्रांड के 10 परफ्यूम खरीद लिए और उसको अच्छा खासा फायदा हो गया। उसने दूर से देखा, वो समझ गई थी कि मैंने क्या किया है। वो मुस्कुरा दी और गाड़ी तक मेरा शुक्रिया अदा करने आई। उसने कहा कि खूबसूरत गाड़ी है आपकी। उसके बाद मैं दोबारा भी वहीं गया क्योंकि मैं वहीं जाता रहता था। इसी तरह 1-2 मुलाकातों में हमारी आपस में काफी बातचीत हो गई। वो एक स्टूडेंट थी और उसका नाम मीना था। बहुत खूबसूरत थी। ये एक अच्छी लड़की थी। उसका विजन अच्छा था। वो मेहनत कर रही थी। 100-100 रुपए के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रही थी। ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो बहुत हिम्मत से दुनिया में जी रहे होते हैं। उनको देखकर आपको भी हिम्मत मिलती है और आपको भी एहसास होता है कि सिर्फ आपने मेहनत नहीं की, बाकी लोग भी मुश्किल में हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो भी मुझे अच्छी लगने लगी, लेकिन मैं जानता था कि हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हो सकती क्योंकि उसकी उम्र तो शायद 18 या 19 साल लगती थी। लेकिन एक दिन उसने मुझे कहा कि उसे लिफ्ट चाहिए और जब मैंने उसे लिफ्ट दी तो उसने गाड़ी एक बंद गली में रुकवा दी। उसने मुझे कहा कि इधर गाड़ी रोक दे। मैंने कहा लेकिन ये गली तो बंद है, यहाँ पर तो कोई घर नहीं है। उसने कहा कि 1 मिनट गाड़ी तो रोक दे। मैं नौजवान लड़का तो नहीं था, तजर्बेकार आदमी था। मेरे दिमाग में हजारों किस्म की बातें आने लगी कि ये लड़की कहीं इस तरह की तो नहीं है कि आज मुझे इस बंद गली में ले जाकर डकैती तो नहीं करवाने वाली। और उसके बाद उसने अचानक मुझे कुछ ऐसा कहा कि मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि मेरी एक सौतेली माँ है जो मेरी शादी करवाना चाहती है। मैं वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वो कहती है कि फिर तू किससे शादी करना चाहती है। वो मुझ पे बदकिरदारी के इल्जाम लगाती है। कहती है कि अगर तू अपनी पसंद से शादी करेगी तो फिर आदमी बहुत ज्यादा अमीर होना चाहिए, नहीं तो मैं अपनी पसंद से तेरी शादी करवा दूंगी। वो किसी गरीब इंसान से मेरी शादी नहीं करवाना चाहती। जाहिर है उसके अंदर उसका अपना ही फायदा था। वो कहती है तुझे किसी अमीर आदमी से शादी करनी होगी, अगर आप मुझसे शादी कर ले तो मेरी जिंदगी बच जाएगी। मैंने कहा कि किस किस्म की बातें कर रही हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुमसे शादी क्यों करूं, हम तो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं। मैं उसे यही जवाब देना चाहता था
کہ میں تم سے عمر میں بڑا ہوں اور تم کم سن ہو، لیکن میں اپنے آپ کو پھر بھی بوڑھا نہ کہہ سکا۔ میں بھی تو آدمی تھا نا۔ انسان کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے، وہ اپنی کمی کو کبھی بھی سرے عام تسلیم نہیں کرتا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ میں نے بھی یہی کہا کہ ہم تو ایک دوسرے کو جانتے نہیں، جبکہ میں اسے سیدھا کہتا کہ میں تو تمہارے باپ کی عمر کا ہوں، لیکن یہ لفظ بول نہیں پایا۔ اور پھر اس نے ایسی بات کی کہ میں حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ اتنی خوبصورت جوان لڑکی میرے عشق میں پاگل ہو گئی ہے، اور وہ بھی اس حد تک کہ میرے بغیر رہ نہیں سکتی۔ میں نے تو ایسا کچھ کیا بھی نہیں تھا، اس کو کوئی غلط اشارہ نہیں دیا تھا، کوئی الٹا سگنل نہیں دیا تھا۔ پھر وہ اس گلی میں جیسے مڑ گئی، میں تو ویسے ہی ایک ترسا ہوا انسان تھا۔ میرے لیے تو ایسا ہی تھا کہ جیسے شکاری خود ہی میری باہوں میں آ گیا ہے۔ پر یہ تو غلط تھا، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ مانا کہ مجھے خود غرض ہونے کی اجازت تھی، لیکن خود غرضی تو پھر بھی خود غرضی ہی رہتی ہے نا۔ اگر انسان کو چوری کرنے کی اجازت دے دی جائے تو رہتی تو وہ چوری ہی ہے۔ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا، پر اس نے کہا کہ جس آدمی سے میری ماں شادی کروا رہی ہے اس کی عمر تو آپ سے بھی زیادہ ہے، تو پھر آپ ہی مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ایسے موقع پر مجھے خود غرض ہو جانا چاہیے تھا، اسی لیے میں بھی خود غرض ہو گیا۔ ہم دونوں کے بیچ قول و اقرار ہو گئے اور ہم نے ارادہ کر لیا کہ ایک دوسرے سے ہی شادی کریں گے۔ اس نے کہا تھا کہ اسے مجھ سے بہت محبت ہے اور وہ میرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی، لیکن ابھی ہم لوگ ایک دوسرے کے بغیر ہی تھے، پر روز ایک دوسرے سے ملتے تھے، میں اسے شاپنگ کرواتا، ہم ایک دوسرے کو سمجھ رہے تھے۔ پہلے تو سلام دعا تک ہی بات تھی، لیکن اب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے، سیر کرنے جاتے، ڈنر کرتے، فلم دیکھتے۔ شاپنگ کی تو ایک الگ ہی لسٹ تھی، روز ہی شاپنگ ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بہت خواب تھے، لیکن سارے خواب ہی چھوٹے چھوٹے تھے۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے سارے خواب پورے کروں گا۔ کبھی وہ کہتی کہ میں نے فلاں دکان کا سوٹ پہنا ہے، لیکن یہ میرا ایک خواب ہے، تو میں فوراً اسے اسی دکان پر لے جاتا۔ پھر وہ کہتی کہ مجھے اس ہوٹل سے کھانا کھانے کا بہت شوق ہے، پر یہ میرا ایک خواب ہے۔ جیسے ہی اس کے منہ سے یہ لفظ نکلتا کہ یہ تو میرا ایک خواب ہے، میں فوراً اس خواب کی تعبیر کر دیتا۔ جب وہ بہت خوش ہوتی تو مجھے اور بھی زیادہ پیاری لگتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہی میری زندگی میں لکھی ہے تو پھر میں کیوں پیچھے ہٹوں، میں کیوں کہوں کہ نہیں نہیں یہ تو غلط ہے۔ جب اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 2 مہینے تک ہم ایک ساتھ رہے اور پھر میں نے ایک دن اسے کہا کہ اب شادی کر لیتے ہیں، تو وہ اس بات پر ہنسنے لگی۔ اس نے اس بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری ماں تو تمہاری شادی کروانا چاہتی تھی، پھر اب ہم انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میری ماں کی ایک شرط ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی تو شاید آپ کو برا لگ جائے۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، تم بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میری ماں مہینے کے کچھ پیسے لگانا چاہتی ہے جو آپ اسے ہر مہینے بھیجیں گے، کیونکہ پھر اس کے پاس کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ بات عجیب لگی، لیکن ظاہر ہے وہ عورت اس کی سوتیلی ماں تھی، وہ ایک لالچی عورت تھی، اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو مہینے کے 10,000 روپے دے دیا کروں گا۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہاری ماں سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ویسے بھی تمہاری قیمت لگا رہی ہے، اسی لیے ہم لوگوں نے کورٹ میں جا کر بہت ہی شارٹ نوٹس پر شادی کر لی۔ جب لوگ مجھ پر حیران تھے کہ زندگی کے 30 سال تک کسی سے شادی نہیں کی اور اچانک سے تم نے شادی کر لی، وہ بھی اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی سے، میں نے کہا کہ بس مجھے ایسا لگا کہ مجھے اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ دراصل میرے اندر یہ خوف تھا کہ کہیں مینا مجھے چھوڑ کر نہ چلی جائے، کیونکہ میں اس کے حساب سے بوڑھا ہو چکا تھا اور وہ بہت زیادہ خوبصورت اور حسین تھی، اس لیے میں نے اس سے شادی کر لی تاکہ وہ میرے ساتھ ہی پابند ہو جائے۔ سب نے مجھے کہا کہ تم بڑے پکے بزنس مین ہو، ہر کام پکے طریقے سے کرتے ہو، اچھا کیا تم نے جو اس لڑکی کو پابند کر لیا، نہیں تو واقعی یہ تمہیں چھوڑ کر چلی جاتی۔ کم عمر ہے، کچا دماغ ہوگا، اس کا کیا پتا کب کہاں چلی جائے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ لیا ہے۔ سب لوگ میری عقل کی داد دے رہے تھے اور میری قسمت پر رش کر رہے تھے۔ سب نے کہا کہ ہم تو جب جوان تھے
हमें जब भी ऐसी लड़की नहीं मिली और तुम्हें इस उम्र में ऐसी परी जैसी बीवी मिल गई है। इसको कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। इस बात पर मैं बहुत खुश था कि अब मीना मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी और मैं सारी जिंदगी उसके साथ रहूंगा। वो भी बहुत खुश थी। उसे शॉपिंग करना, होटल में जाना, सैर करना बहुत पसंद था। तो मुझे भी कोई मसला नहीं था क्योंकि पैसों की कोई कमी नहीं थी और वैसे भी ये सब कुछ करना उसका हक था। मैं उसको खुश रखना चाहता था। अगर वो ऐसे ही खुश रहती थी तो मुझे कोई मसला नहीं था। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं एक बच्चा पैदा करना चाहता हूँ। उसने कहा कि अभी मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, लेकिन हम बच्चा पैदा कर लेंगे। इसका मतलब है न उसने हाँ कहा और ना ही इनकार किया। मैंने भी कहा कि ठीक है, अगर कुछ टाइम के लिए उसको वक्त चाहिए तो मुझे कोई मसला नहीं है। वैसे भी वो मेरी बीवी थी और मियाँ बीवी में मशवरा होता है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि जवानी में मैंने कई लड़कियों से ताल्लुकात बनाए थे। उन्हीं में से एक लड़की में से मेरा बेटा भी था। बहुत कोशिश की कि उस लड़की से शादी हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सकी और फिर काफी अरसे बाद अचानक वही मेरा नाजायज बेटा मेरे साथ रहने के लिए आ गया। मैं उसके आने से बहुत खुश था। मैंने मीना को बताया कि मेरा बेटा भी है। वो भी उससे मिलकर काफी खुश हुई, लेकिन मेरा बेटा मीना को देखकर कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसे मीना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जाहिर है उसके लिए मीना उसकी सौतेली माँ थी। वो सोचता होगा कि मैंने उसकी माँ से शादी नहीं की और उसकी माँ के साथ नाजायज ताल्लुक रखा और वो भी इसी नाजायज ताल्लुक की निशानी है। और अब मैंने एक जवान लड़की से शादी कर ली है। जाहिर है उसको देखकर वो कभी भी खुश नहीं होता, लेकिन उसके चेहरे पर इतनी ज्यादा नफरत उभर आएगी इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। ऐसी नफरत जो छुपाए नहीं छुप रही थी। वो मीना से बहुत दूर रहता था, उससे बिल्कुल बात भी नहीं करता। तो वो उससे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन जब हम तीनों साथ बैठे होते तो मीना जैसे उससे ही बात करती रहती थी और मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन मीना ने कहा कि तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा हैंडसम है। मैंने कहा कि तुम्हें लफ्ज हैंडसम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो वैसे भी तुम्हारा बेटा है। वो बुरी तरह हंसने लगी और उसने कहा कि वो मेरा बेटा कैसे हो सकता है। वो मुझे सलाम करके राजी नहीं है। आप उसके साथ हवा में मेरा रिश्ता ना बनाएं। मैं उसकी माँ नहीं हूँ, सौतेली माँ भी नहीं हूँ और मैं उसकी सकी माँ लगती ही नहीं। इतने हैंडसम लड़के को तो मैं कभी बेटा ना कहूँ। मैंने मीना की जुबान से ये लफ्ज पहली दफा सुना था। वो इस तरह की बातें नहीं करती थी, लेकिन अब करने लगी थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मीना बर्थ कंट्रोल खा रही थी। मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं कि तुम ये गोलियां खा रही हो। तुम बच्चा पैदा नहीं करना चाहती तो मुझे बता सकती हो, लेकिन मुझसे छुप कर तो ये गोली नहीं खानी चाहिए। शादी इस तरह नहीं चलती। उसने मुझे कहा कि तुमने पहले कितनी शादियां चलाई हैं जो अब तुम ये सब कुछ कह रहे हो। उसने मुझे ताना दिया और मैं हैरान रह गया। जब से मेरा बेटा घर में आया था मीना का रवैया बहुत बदल गया था और वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। फिर भी वो उससे बात करने की कोशिश करती रहती थी। एक दफा हम तीनों ही किसी पार्टी में गए जहाँ पर मुझे भी ज्यादा लोग नहीं जानते थे और मीना को भी नहीं, और ज्यादा लोगों को ये भी नहीं पता था कि हमारी शादी हो चुकी है। वहाँ पर मीना ने किसी से तारुफ करवाया और उसको ये बताया कि मैं उसका शौहर नहीं हूँ, बल्कि मेरा बेटा उमर उसका शौहर है। जब ये बात मुझ तक पहुँची तो मैंने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहने लगी कि अगर मैं कहती कि तुम मेरे शौहर हो तो वो लड़की मुझ पर हंसती और सब कहते कि ये तुम्हारा शौहर कम और तुम्हारा बाप ज्यादा लगता है। वो मेरी स्कूल की दोस्त है, उसके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। मैंने कहा कि तुम मुझसे शर्मिंदा हो, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तुम्हें मुझसे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे तुमसे शर्मिंदा होना चाहिए। अगर तुम्हारी सोच इस तरह की है तो तुम इस तरह की पार्टी में ले जाने के काबिल ही नहीं थी। मैं तो हैरान रह गया जब मुझे एक आदमी ने आकर कहा कि आपने अपने बेटे की शादी कर दी और हमें बताया तक नहीं। हमारी लड़ाई हो गई और अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया। रात हुई तो मीना कमरे में नहीं थी। मुझे लगा कि वो मुझसे नाराज है, इसलिए कमरे में नहीं आई है। मैं उसे मनाने चला गया क्योंकि बिल आखिर मैं ही बड़ा था और मुझे ही उसे मनाना था।
وہ मासूम तो नहीं थी, लेकिन उम्र में कम जरूर थी। वो बहुत ज्यादा जज्बाती थी। इस उम्र के हिस्से से मैं भी गुजर चुका था। इस उम्र में वैसे ही इंसान ज्यादा सोचता है। मैं पूरी तरह मूड में था कि मैं उसे किसी तरह मना लूंगा और उससे माफी मांग लूंगा, जबकि गलती मेरी नहीं थी, लेकिन मुझे वो कहीं भी नजर नहीं आई। उसके बाद जब मैं टेरेस पर गया तो एक मंजर देखकर हैरान रह गया। मीना और उमर एक दूसरे की बाहों में थे। दूर से तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जब करीब गया तो पता चला कि उमर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसके ऊपर गिर रही थी और उसे गले लगाने की कोशिश कर रही थी। जब मैं वहां पर गया तो मीना ने रोते रोते मुझे कहा कि तुम्हारा बेटा मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। मैं हैरान रह गया, लेकिन मैं भी कोई कॉलेज का लड़का नहीं था जो जज्बात में बह जाता। मंजर तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। मुझे मेरे बेटे ने बताया कि आपकी ये बीवी दरअसल मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है और मेरे साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसकी हरकतें मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने इसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया और फिर 1 साल बाद इसने आपको अपने जाल में फंसाया, जबकि ये अच्छी तरह जानती है कि आप मेरे डैड हैं। ये सब कुछ इसने प्लान के मुताबिक किया है। जब से मैं इस घर में आया हूँ, ये मुझे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रही है और इसने मुझे मदद करने के बहाने बुलाया था कि मेरा पाँव टूट गया है, मुझे उठाकर नीचे ले जाओ। जब मैं इसके करीब गया तो इसने मुझे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की है। यही सच है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आपकी अपनी मर्जी। मेरा बेटा तो वैसे ही मुझसे नाराज ही रहता था, लेकिन मैं समझ गया था कि मीना की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसने मुझसे सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि वो मेरे बेटे के करीब आ सके और उसे दौलत से मतलब था। मेरे बेटे को यकीन था कि मैं मीना का साथ दूंगा, इसलिए वो वहां से चला गया और उसने ये भी कहा कि आप अपनी बीवी की ही बात मानेंगे। मुझे पता है। मीना भी रोते रोते मेरे गले लग गई और कहने लगी कि अगर आज तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन मैंने मीना को अपने से दूर कर दिया और मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो और अब तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। वो हैरान रह गई और उसने कहा कि तुम अपने बेटे की बात मानोगे जो तुम्हें अपना बाप तक नहीं समझता। मेरी बात नहीं मानोगे। मैं मीना हूँ, तुम्हारी मीना जिससे तुम प्यार करते थे। मैंने कहा कि हाँ, तुम मेरी वही मीना हो जिसे मैं प्यार करता था, लेकिन तुम मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं हो। जब मैंने ऐसा कहा तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उसके बाद कहने लगी कि तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहता है। मैं तुम्हारे बेटे की वजह से तुम्हारी जिंदगी में आई थी, वरना तुम जैसे इंसान के साथ तो मैं 1 घंटा भी ना रहूं। बूढ़े कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती? जवान लड़कियों से शादी करते हो। और उस पल में मैं ये समझ गया कि मैं जो अपने आप को बहुत अच्छा बिजनेसमैन समझता था, आज उसने अपनी जिंदगी का सबसे घटिया सौदा किया था। जब मैंने मीना से शादी की, इसलिए मैंने उसको उसी वक्त छोड़ देने का फैसला किया और अगले दिन वो ना मेरी जिंदगी में थी और ना ही मेरे घर में। मैंने उसे तलाक दे दी। उसके बाद से मेरे बेटे के साथ मेरा ताल्लुक बेहतर हो गया। मैंने उससे माफी मांगी और अपने दिल में ये सोचने लगा कि इस पूरी दुनिया में फिलहाल मेरा बेटा ही एक ऐसा है जो मेरा सच्चा रिश्ता है। मैं यहाँ पर यह जरूर मानना चाहूंगा कि गलती मेरी भी थी, क्योंकि मैं भी मीना की बातों में आ गया था। सोचने लगा था कि मुझे भी मेरी जिंदगी में औरत की जरूरत है। मैंने उससे निकाह किया था, उसको अच्छे तरीके से रखा था, उसे उसके सारे हकूक दिए थे। वो मेरे साथ 1 साल तक रही और 1 साल में उसने मेरे इतने पैसे खर्च किए कि मैं हिसाब भी नहीं कर सकता, पर फिर भी मैंने उफ तक नहीं की। क्या यही सोचकर कि बीवी है, मेरे पैसों पर उसका हक है। लेकिन उसने क्या किया? वो एक निहायत ही बुरी लड़की थी और मैं उसे तलाक दे चुका हूँ। अब वो कहाँ होगी ये वो ही जानती है या अल्लाह जानता है, लेकिन 19 साल की उम्र में ही उस पर तलाक का धब्बा लग गया। शायद उसे खुद नहीं पता कि ये कितनी बड़ी बात है और माशरा उसके साथ क्या करेगा। अब मुझे एहसास हुआ है कि मैंने जो कुछ दूसरी लड़कियों के साथ किया, कल जैसे मैंने किसी की बेटी की इज्जत लूटी, किसी की इज्जत को दागदार किया, उसकी सजा आज मुझे मिल गई है। क्योंकि अब मेरा बेटा भी मेरा साथ नहीं दे रहा, वो भी सारी हकीकत से वाकिफ हो चुका है। यकीनन मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। खुदारा किसी की बहन या बेटे की इज्जत के साथ ऐसे ना खेले, वरना ऐसा ही होगा
कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब जरूर दीजिएगा।